हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम जो फर्स्ट चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज की क्लास में मैं आरबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ और मैं आपको कुछ एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कॉपी के अंदर आज समझाऊंगा। बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज मैं कॉपी के अंदर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखें और न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको समझने की कोशिश करें। मैं आपको फॉर्मूला रख कर बता दूंगा और उसमें वैल्यू रख के बता दूंगा। बाकी का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको सेल्फ करना है, ठीक है। तो आज से हम जो है आज वाली क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे रखी है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको जो है ये गिवन है कि देर आर टू चार्जेस। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि दो चार्ज है, ये यहाँ पे हम दो चार्ज ले लेते हैं और इनके जो चार्ज की जो वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव चार्ज गिवन है। एक पर जो चार्ज की वैल्यू है वो 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे पे वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। कूलम में इसका मतलब ये दो डिफरेंट चार्ज गिवन है, एक को हम Q1 से डिनोट कर देते हैं, एक को Q2 से डिनोट कर देते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर। हम SI सिस्टम में क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इस सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर बन जाएगा। इतना डेटा दे रखा है हमारे को और हमारे से पूछा जा रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू निकालो। इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और रिपल्सिव फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कूलम्स लॉ से निकलेगी। कूलम्स लॉ कहता है कि अगर एयर में कोई चार्ज गिवन है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो K(Q1Q2/R² से कैलकुलेट होता है। अब आपको पता है K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज की जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻7 एंड 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R² है। R की वैल्यू 0.3 है तो मैं यहाँ पे 0.3 इंटू 0.3 वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसके आगे की कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दे रखा है कि दो स्फीयर्स हैं और दोनों स्फीयर्स जो है उनकी साइज सेम है। दोनों कंडक्टर के बने हुए हैं, सेम साइज के स्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर पे जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम है और दूसरा स्फीयर नेगेटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू जो है वो -20 माइक्रोकूलम दे रखी है। अब ये दोनों जो है, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाकर इन दोनों को वापस सेम डिस्टेंस पे हम रख देते हैं। तो देखिए, तो जब हम इसको मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले तो R है, ठीक है। अब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, इन दोनों को हम कांटेक्ट में लेके आएंगे। जैसे हम कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पे जो टोटल चार्ज होगा वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि चार्ज स्केलर है। तो आप यहाँ पे 10 - 20 कर दोगे तो 10 में से 20 जाएगा तो पीछे बचेगा -10 माइक्रोकूलम। अब ये कह रहा है इन दोनों चार्ज जो स्फीयर से इन दोनों को वापस सेपरेट कर दो, सेपरेट करके उसी डिस्टेंस पे इन दोनों को रख दो, यानी कि पहले जो डिस्टेंस था सेम डिस्टेंस पे रख दो। अब ये दोनों स्फीयर्स जो है जब आप इनको सेपरेट करोगे तो इनका जो चार्ज है वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड होने का मतलब है एक पे बच जाएगा -5 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले पे जो चार्ज होगा वो बच जाएगा -5 माइक्रोकूलम, यानी 10 के 2 पार्ट हो गए। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो पहले जो दोनों चार्ज थे उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था और अब जो नया फोर्स है F', इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, जो ऊपर जो डायग्राम नंबर 1 है इसमें हमको Q1 Q2 और R दे रखा है, तो हम कूलम्स लॉ की इक्वेशन लगाते हैं। तो कूलम्स लॉ कहता है कि Q1 Q2, Q1 की वैल्यू दे रखी है 10 और इसकी वैल्यू दे रखी है 20। देखो, मैं इसको माइक्रो कूलम जो है ना उसको कूलम में बदलूंगा तो 1
-6 होता है, तो दोनों के ऊपर -6 है, तो 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इसका माइक्रोकूलम उसके दूसरे वाले इक्वेशन के माइक्रोकूलम से कट जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, फिर माइक्रोकूलम को जब रेशियो का क्वेश्चन हो तो माइक्रोकूलम को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों जो इक्वेशंस होती है उनके माइक्रोकूलम आपस में कट जाते हैं, 10⁻⁻6 दोनों कट जाएगा। पर अभी हम फर्स्ट स्टेज में, इसलिए मैंने इसको माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दिया। आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, के की वैल्यू पता है, लेकिन मैं रखूंगा नहीं क्योंकि के दोनों इक्वेशन में कॉमन आएगा, वो दोनों से कट जाएगा। अब सेकेंड डायग्राम से मैं एफ डैश की इक्वेशन निकालूंगा। एफ डैश क्या है, जब दोनों पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो मैं 5 माइक्रोकूलम में, देखो न्यूमेरिकल में आपको माइनस साइन को नहीं लेना होता है, माइनस साइन अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और रिपल्सन जो होता है वो अब देखो फर्स्ट डायग्राम के अंदर एक पे प्लस है और एक पे -20 है, तो इसमें अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना। एफ फोर्स जो लगेगा अट्रैक्शन होगा, और दोनों सेकंड डायग्राम में दोनों पे माइनस माइनस है, तो जो फोर्स लगेगा इन दोनों पे रिपल्शन फोर्स लगेगा। फर्स्ट डायग्राम में अट्रैक्शन लगेगा, सेकंड में जो होगा वो रिपल्शन लगेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि सेकंड इक्वेशन के अंदर जब चार्ज की वैल्यू रखोगे तो रख दोगे 5 × 10⁻⁻6 और 5 × 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने -6 क्यों रखा है, क्योंकि माइक्रो जो होता है उसको अपन न्यूमेरिकल में जब भी रखते हैं तो कूलम में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो हटाना पड़ता है। अब आप क्या करोगे, एफ अपॉन एफ डैश का अपन को रेशियो निकालना है, तो एफ अपॉन एफ डैश का रेशियो निकालना है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इसके अंदर बचेगा देखो k × 10 × 10⁻20 × 10⁻⁻12, 6 और 6 को मैंने -12 कर दिया, अपॉन आर स्क्वायर। इसका आर स्क्वायर ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन k × 25 कर दूं, 5 × 5 मल्टीप्लाई करके 25 कर देता हूँ, 10⁻⁻12 हो जाएगा। ये -12 से -12 कट हो जाएगा, 8 से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, और k से k कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो f अपॉन एफ डैश की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 220 × 10 कितना हो गया, 200/25, 200/25 का मतलब हो गया 8:1। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 8/1। चलो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आई थिंक आपको ये वाला सेकंड क्वेश्चन जो है ये समझ में आया होगा, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस डायग्राम को देखिए, हमारे को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती है, और इसके अंदर के जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल में देखो ये पॉइंट ए गिवन है, ये पॉइंट बी गिवन है, और ये पॉइंट जो है ये सी गिवन है। अब ये भाई हमको कह रहा है कि ए पॉइंट पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ए पॉइंट पे चार्ज जो है वो क्यू रखा हुआ है। सिमिलरली बी पॉइंट पे जो है वो भी आपको क्यू चार्ज दिया हुआ है, और जो पॉइंट नंबर सी है इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपका जो कंसेप्ट लगेगा वो ये होता है, कंसेप्ट ये चलता है कि देखो प्लस चार्ज जो होता है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। जैसे इधर देखोगे तो इधर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर देखोगे तो इधर, ऊपर देखोगे तो परपेंडिकुलर जो होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी एरो बाहर जाएगा। तो देखो जो सी पॉइंट है इस पे ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चला जाएगा, और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी ऊपर चला जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो इंटीरियर एंगल है वो एंगल हम ले लेंगे 60 डिग्री, तो ये इसका सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो भी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, हमको ये पूछा इसने पॉइंट नंबर सी जो है वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो ये मैं नीचे एक डायग्राम बनाता हूँ, ये पॉइंट नंबर सी हो गया। सिचुएशन अभी इस तरह से बन रही है, पॉइंट नंबर सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से एरो की फॉर्म में गिवन है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब देखो दो वेक्टर्स होते हैं, अगर वो 60 डिग्री पे होते हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है ई रिजल्टेंट। ई रिजल्टेंट मतलब सी पे जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आपको है ना ये वेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए, ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना।
कॉस थीटा क्यों लिया, क्योंकि कॉस थीटा इसके बीच का एंगल है, तो मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लूंगा। फॉर्चुनेटली यहाँ पे E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एक में अगर अलग अलग हो तो यहाँ पे E1 आ जाएगा, यहाँ E2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2E1 E2 आ जाएगा। अगर सेम है तो आपको ई स्क्वायर रखना है। अब देखो इसमें मैं cos 60 की वैल्यू रखूंगा। cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, तो आपके पास में बनेगा ई स्क्वायर प्लस 2E²। cos 60 की जगह मेरा 1/2 आ गया, 1/2 से ये 2 कट हो गया। अब अंडर रूट में देखिए आप E² की टर्म बच रही है, यानी अंडर रूट 3E² आ गया, और E² अंडर रूट में होता है तो आपको पता है कि अंडर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो √3E बन जाएगा। तो जो E रिजल्टेंट बनेगा वो आपका √3E बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि अब आपको E की वैल्यू अगर पता चल जाए तो आप E की वैल्यू यहाँ रखते रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो E की वैल्यू मैं कैसे निकालूं? E की वैल्यू निकालने के लिए अब E है क्या, देखो A का इलेक्ट्रिक फील्ड C पे कितना है और B का इलेक्ट्रिक फील्ड C पे कितना है, दोनों E है। तो देखो A और B पे जो चार्ज है वो उसकी वैल्यू क्या है, Q चार्ज है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा KQ। क्यू किस लिए लिखा, क्योंकि ए और बी पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्यू है। अगर 2Q हो तो आप 2Q लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आता है डिस्टेंस का स्क्वायर, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे को इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो हो गया √3KQ/A²। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस डायग्राम को देखिए, हमारे को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती है और इसके अंदर के जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल में देखो ये पॉइंट ए गिवन है, ये पॉइंट बी गिवन है और ये पॉइंट जो है ये सी गिवन है। अब ये भाई हमको कह रहा है कि ए पॉइंट पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ए पॉइंट पे चार्ज जो है वो क्यू रखा हुआ है। सिमिलरली बी पॉइंट पे जो है वो भी आपको क्यू चार्ज दिया हुआ है, और जो पॉइंट नंबर सी है इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपका जो कंसेप्ट लगेगा वो ये होता है, कंसेप्ट ये चलता है कि देखो प्लस चार्ज जो होता है ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। जैसे इधर देखोगे तो इधर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर देखोगे तो इधर, ऊपर देखोगे तो परपेंडिकुलर जो होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी एरो बाहर जाएगा। तो देखो जो सी पॉइंट है इस पे ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चला जाएगा और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी ऊपर चला जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो इंटीरियर एंगल है वो एंगल हम ले लेंगे 60 डिग्री, तो ये इसका सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो भी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, हमको ये पूछा इसने पॉइंट नंबर सी जो है वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो ये मैं नीचे एक डायग्राम बनाता हूँ, ये पॉइंट नंबर सी हो गया। सिचुएशन अभी इस तरह से बन रही है, पॉइंट नंबर सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से एरो की फॉर्म में गिवन है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब देखो दो वेक्टर्स होते हैं, अगर वो 60 डिग्री पे होते हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है ई रिजल्टेंट मतलब सी पे जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके लिए आपको है ना ये वेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए E² प्लस ट्वाइस E इंटू cos थीटा। ठीक है ना, cos थीटा क्यों लिया, क्योंकि cos थीटा इसके बीच का एंगल है, तो मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लूंगा। फॉर्चुनेटली यहाँ पे E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एक में अगर अलग अलग हो तो यहाँ पे E1 आ जाएगा, यहाँ E2 आ जाएगा और यहाँ पे 2E1 E2 आ जाएगा। अगर सेम है तो आपको E² रखना है। अब देखो इसमें मैं cos 60 की वैल्यू रखूंगा। cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, तो आपके पास में बनेगा E² प्लस 2E²। cos 60 की जगह मेरा 1/2 आ गया, 1/2 से ये 2 कट हो गया। अब अंडर रूट में देखिए आप E² की टर्म बच रही है, यानी अंडर रूट 3E² आ गया,
और ई स्क्वायर अंडर रूट में होता है, तो आपको पता है कि अंडर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो √3e बन जाएगा। तो जो ई रिजल्टेंट बनेगा वो आपका √3e बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि अब आपको ई की वैल्यू अगर पता चल जाए तो आप ई की वैल्यू यहाँ रखते रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ई की वैल्यू मैं कैसे निकालूं? ई की वैल्यू निकालने के लिए अब ई है क्या, देखो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे कितना है और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे कितना, दोनों ई है। तो देखो ए और बी पे जो चार्ज है वो उसकी वैल्यू क्या है, क्यू चार्ज है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के क्यू। क्यू किस लिए लिखा है, क्योंकि ए और बी पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्यू है। अगर 2q हो तो आप 2q लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आता है डिस्टेंस का स्क्वायर, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे को इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो हो गया √3 KQ/A²। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब अपन जो क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन से आपके बहुत अच्छे कुछ कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे और एक अच्छा बच्चा ही इस क्वेश्चन को पूरा ढंग से समझ सकता है। थोड़ा सा इसमें 11th का भी कंसेप्ट लगेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, सिंपल है वैसे तो। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ें, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है ये। आरबीएससी की बुक में जो अपना ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लेवल का आपको एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप बहुत लकी हो जो आपको इतना अच्छा क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझना। देखिए भाई, ऐसे दिया हुआ है अपन को कि आपको दे रखा है कि 2 स्फीयर्स हैं जो कि सेम लेंथ के 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से उन दोनों को सस्पेंड किया है। और दोनों स्फीयर्स जो है, ये दोनों स्फीयर आपके जो है ना, दोनों स्फीयर्स, ये दोनों स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से दूर दूर हो गए, ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से दूर हो गए। अब क्या है भाई कि इनके जो बीच में जो एंगल बन रहा है, ये दोनों स्ट्रिंग से इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका इस क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहले आप फोर्स बैलेंस करना सीखो। पहले मैं आपको इसके इक्वेशन बनाता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसमें अपन फोर्स, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये सोचो पहले। तो देखो सबसे पहला तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, इसका वेट mg नीचे लगेगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है रिपल्शन, वो रिपल्शन फोर्स जो होगा वो आउटवर्ड लगेगा। और इन दोनों के जो स्ट्रिंग्स है, इन दोनों पे जो टेंशन होगी वो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर लगेगी। अब अगर अपन इसका आधा एंगल लें तो 30/2 ये जो है आपका एंगल 15 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं ऑल्टरनेटिव एंगल बनाने के लिए z का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। ये देखो ये आपका z बन गया। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका हाफ एंगल हो गया 15 डिग्री, तो ये एंगल 15 डिग्री हो गया। ठीक है ना, सेम डायग्राम उधर भी बनेगा, इसको रेप्लिकेट करेगा, उसको मैं नहीं बना रहा हूँ। अब क्या है देखो कि ये t जो है इसके 2 कंपोनेंट कर लो। जिस तरफ थीटा होता है ना, उधर हमारा cos थीटा होता है, तो t का ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो t cos 15 हो जाएगा, और t का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट हो जाएगा t sin 15। इस जगह पर ये दोनों जो चार्ज है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में स्टेशनरी है, ये दोनों अपनी यहाँ से ना तो अंदर झुक रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब जो दोनों x के फोर्स है वो दोनों को बैलेंस कर रहे होंगे, जो y के फोर्स है वो भी आप एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो हम इन दोनों जो x और y के फोर्स है, इन फोर्सेस को हम बैलेंस करवाते हैं। ठीक है ना, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो t sin 15 है, इसके सामने जो फोर्स है F उसके इक्वल कर देता हूँ, और t cos 15 जो है इसको मैं जो है ना यहाँ पर mg के इक्वल कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो t से t कट हो जाएगा, sin अपॉन cos tan हो जाएगा।
तो ये आपका बन जाएगा 1015 इक्वल्स टू एफ अपॉन mg। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से आप f की वैल्यू निकालो, f की वैल्यू हो जाएगी mg 1015। अब देखो, अभी मैं क्वेश्चन आपको और समझाता हूँ आगे। इस क्वेश्चन में अपन को जो स्फीयर है ना, इसकी डेंसिटी गिवन है, तो मैं इसको मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखूंगा। आपको पता ही है कि मास जो होता है वो होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एफ की जो वैल्यू है वो मैं लिख दूंगा रो वी जी, और यहाँ पे मैं 1015। अब आप टेंशन मत करना, 1015 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि 1015 जो है वो दोनों इक्वेशंस में कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रो इंटू वी इंटू जी। अब हमारे को जो है ना, इस क्वेश्चन में रो की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.6, एक्चुअल में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। अगर मैं इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा, तो अभी मैंने आपको बोला था कि 2 इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें यूनिट्स को चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि यूनिट्स कैंसिल हो जाती है। तो मैं इसको 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही रख रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं VG 1015 लिख दूंगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आगे बढ़ता है और हमको आगे बोला जा रहा है कि ये जो दोनों स्फीयर्स हैं, इन दोनों स्फीयर्स को एक लिक्विड में डिप किया जाता है। अभी तो ये हवा में थे, एयर में थे। अब देखो, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं भाई। देखो, मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये जो दोनों स्फीयर्स हैं इनको एक लिक्विड में डिप करता हूं, लिक्विड के अंदर डुबो दिया। मान लो ये लिक्विड है, ग्लीसरीन है या कोई ऑयल है, उसके अंदर मैंने इसको डुबो दिया, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि लिक्विड में जैसे ही अपन डुबाएंगे ना, तो इसमें बोयांसी फोर्स जो है वो इसके अंदर वर्क करेगा। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि जो लिक्विड जिस लिक्विड में डुबाया है, उसमें डुबाने के बाद में जो फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, आप मेरे पुराने वाले लेक्चर्स देखना, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है कि जो फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो मीडियम आते ही थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है ना, एफ की जगह पे आपका एफ डैश बन गया है। तो अगर ये एफ से एफ डैश कम हो गया है तो इसका मतलब जो दोनों स्फीयर इसके बीच का एंगल चेंज होगा। लेकिन देखो, क्वेश्चन की ब्यूटी देखो कि क्वेश्चन इसमें कंडीशन डाल रहा है कि जो एंगल है ना, वो पहले भी 30 डिग्री था, अब भी 30 डिग्री, यानी इधर दोनों तरफ 15-15 डिग्री का आपका एंगल आपको मिलेगा। तो वही एंगल ले रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स कम हुआ तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एंगल तो कम होना चाहिए था, लेकिन एंगल कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर ऊपर की तरफ बोयांसी फोर्स लग गया। तो देखिए भाई, टेंशन तो वही रहेगा, इसका स्फीयर का जो वेट है वो वेट थोड़ी चेंज होगा। जैसे 1 किलो का स्फीयर हवा में भी 1 किलो का ही था, पानी में डालेंगे तो भी स्फीयर का वेट 1 किलो ही रहेगा। लेकिन जो अपैरेंट वेट है वो कम हो जाता है, यानी इसके ऊपर जो लिक्विड जो फोर्स लगाएगा m लिक्विड इंटू g, वो फोर्स जो होगा ना, वो फोर्स इसमें ऊपर लगेगा। ऊपर हवा में जो डायग्राम है उसमें देखो, उसमें ml इंटू जी नहीं लग रहा है। अब एक्स्ट्रा फोर्स जो है ml इंटू जी इसमें लग गया। ये ml इंटू जी कहाँ से आया है? जिस स्फीयर को हमने पानी में डुबाया है ना, तो इस स्फीयर को पानी में डुबाने पर होता क्या है कि स्फीयर को पानी में डुबाते हैं तो स्फीयर का जितना वॉल्यूम होता है उतना लिक्विड जो होता है वो वहां से डिस्प्लेस होता है। तो डिस्प्लेस लिक्विड का जितना वेट होता है वो वेट अपवर्ड डायरेक्शन में एक बोयांसी फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है ना। अब ये एंगल 15 डिग्री का है तो ये भी एंगल 15 डिग्री का हो गया। और इसके टेंशन के कंपोनेंट कर लो, ये टेंशन का कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा। अब आप कुछ मत करो, सिर्फ इसके ना फोर्सेस को बैलेंस कर दो और एफ डैश की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे भाई कि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो वही मिलेगा आपको, टी साइन थीटा इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका एफ डैश आ जाएगा, और वर्टिकल फोर्स बन जाएगा टी कॉस थीटा प्लस एम लिक्विड जी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स जो है वो है एम जी, ठीक है ना। एम लिक्विड जी को उधर ले जाओ तो आपका बन जाएगा टी कॉस थीटा प्लस एम लिक्विड जी उधर चला गया ना, तो जी उधर जाते ही ये जो जी उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा एम जी माइनस एम लिक्विड जी। तो टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? टी कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी एम माइनस एम लिक्विड, ब्रैकेट के बाहर आपका जी आ जाएगा,
कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो स्फीयर की डेंसिटी मान लो अपने रो है, तो रो वी जी माइनस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, सिग्मा वी जी इंटू जी। तो वी जी को भी कॉमन ले जाओ आप, तो टी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो वी जी कॉमन आ गया ना, तो वी जी कॉमन आते ही आपका बन जाएगा रो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा रो माइनस सिग्मा वी जी, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। सॉरी मैंने जी कॉमन लिया हुआ था, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, यहाँ पे जी मैंने कॉमन लिया था, तो रो वी इसके अंदर रहेगा, तो रो वी का वी बाहर चला गया आपका, तो ये बन जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। ठीक है, और अब आप साइन थीटा वाली इक्वेशन में कॉस थीटा को डिवाइड मारोगे तो आपको मिलेगा साइन टी से टी कट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा टेन थीटा, और ऊपर बन जाएगा एफ डैश, और यहां बन जाएगा आपका रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। ठीक है ना, तो अब मैं इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 जो है ना मेरी, वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी मेरी एफ डैश इज इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा वी जी टेन थीटा। ठीक है ना, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। और रो की जो अपने को वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.6, और सिग्मा की वैल्यू देखो आप क्वेश्चन में दे रखी है 0.8, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा वी जी टेन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी, और 1.6 में से 0.8 माइनस किया तो 0.8 वी जी टेन थीटा मिलेगा आपको। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, एप्सिलॉन आर पूछ रहा है। एप्सिलॉन आर क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन वैक्यूम जो है दैट इज 1.6 वी जी टेन थीटा, और फोर्स इन मीडियम जो है वो है 0.8 वी जी टेन थीटा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, टेन थीटा इन दोनों में 15 डिग्री है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, वीजी से भी वीजी कट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है 1.6 अपॉन 0.8, ये आपका जो आंसर निकलेगा वो बन जाएगा 2, इसका एप्सिलॉन आर आ जाएगा। और ये यूनिटलेस है, ये ध्यान रखेंगे आप, इसमें गलती से भी कोई यूनिट मत लगा देना, नहीं तो जो नंबर आ रहे हैं ना और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, यूं ही कर लो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, 2 स्फीयर है। देखो थोड़ा सा लेबलिंग का ध्यान रखोगे, एक स्फीयर जो है वो स्फीयर है बी, और दूसरा स्फीयर है सी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से। दोनों स्फीयर जो है उन पे चार्ज जो है ना वो क्यू है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और इन दोनों के बीच में एफ फोर्स लग रहा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो आर है। तो एफ की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कैसा है, इन दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करता है ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर लिया, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई किया तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया। अब क्या कह रहा है कि हम एक थर्ड स्फीयर लेते हैं, ए स्फीयर लाते हैं। ये दोनों स्फीयर तो है ना, ये दोनों अपन मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और उन पे जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज ए। वी टेक अ थर्ड स्फीयर ए विच इज इनिशियली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब ये कह रहा है कि इस न्यूट्रल स्फीयर को सबसे पहले स्फीयर बी के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो ए को हम बी के कांटेक्ट में लाते हैं। तो देखो ए को बी के कांटेक्ट में लाओगे ना, तो ए से बी का जो चार्ज होगा ना थोड़ा इसमें चला जाएगा, तो कितना चला जाएगा, इन दोनों का जो चार्ज होगा वो क्यू प्लस 0 की वैल्यू आ गई क्यू। अब इन दोनों को जैसे ही सेपरेट करोगे तो ए जो है ना बी के चार्ज को आधा आधा करवा देगा, तो ये आ गया ए और बी का चार्ज हो गया Q/2 ठीक है, तो ये ए पे चार्ज Q/2 हो गया, बी पे चार्ज Q/2 हो गया। अब ये भाई क्या कह रहा है कि जो स्फीयर ए है ना इसको सी के साथ कांटेक्ट में लाओ। तो देखो ये स्फीयर ए जो है, इस स्फीयर ए पे जो चार्ज है वो है Q/2, और सी वाला जो है ना इसके ऊपर चार्ज है Q। तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस Q/2 की वैल्यू हो गई 3Q/2।
2। और अब आप ये जो सी स्फीयर और ए स्फीयर है इनको सेपरेट कराओ, तो सेपरेट कराते ही क्या होता है, दोनों पहले तो दोनों मिलते हैं तो जुड़ जाता है, सेपरेट होते ही उसमें उसका जैसे 2 स्फीयर है तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसमें बन जाएगा 3Q/4 और इसके अंदर भी बन जाएगा 3Q/4। अब है ना पिक्चर क्या बनी, पिक्चर ये बनी कि बी स्फीयर जो है ना, बी स्फीयर पे जो चार्ज है वो है 3Q/4 और जो सी स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है बी स्फीयर पे तो जो चार्ज है वो है Q/2। बी स्फीयर पे जो चार्ज है वो है Q/2 और सी पे जो चार्ज है वो है चार्ज आपका 3Q/4। ये पहले मैंने यहाँ पे बी लिख दिया था, उसकी जगह आप सी लिख लेना, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया Q/2 और यहाँ पे कितना आ गया 3Q/4 और डिस्टेंस जो है ना वो आर ही रखना है। और अब नया फोर्स निकालो, यूं ही फालतू लंबा लंबा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई आते हैं नहीं ऐसे छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में कोई करने का मजा भी नहीं आता है इन क्वेश्चन को, कोई ट्रिक्स भी इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसका Q/2 और 3Q/4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 3/8 KQ² ये नया फोर्स आ गया F'। और अब हमको कह रहा है कि इन दोनों फोर्सेस को आपस में कंपेयर करो, इन दोनों को डिवाइड करो। तो क्या डिवाइड करने में कोई खास बात है नहीं, F' और F को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, उसमें तो आएगा 3/8 KQ/R² और इसका बनेगा R²/KQ, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये आपके वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये तो दिख ही नहीं रहा है यार, क्या दिख रहा है क्या, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। ये मैंने F' और F की वैल्यू डिवाइड की तो R² से R² कट जाएगा, KQ से KQ कट जाएगा, F'/F की वैल्यू जो होगी वो बन जाएगी 3/8 और F' की वैल्यू जो होगी ना वो बन जाएगी 3F/8। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था और बिल्कुल यूजलेस बोरिंग क्वेश्चन लगा मुझे। आई थिंक आपको भी बोरिंग ही लगा होगा, कोई नया कंसेप्ट तो इसमें सीखने को मिला नहीं। कूलम्स लॉ को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एक वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन को एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर के अंदर जो r की वैल्यू है वो आप ले लो 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है 2/100, 2/100 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.02 मीटर आपको r की वैल्यू गिवन है। इसके जो कॉर्नर्स हैं उनके नाम दे रखे हैं ABCD। अच्छे से डायग्राम को समझ लो, वेक्टर का रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको वेक्टर अच्छे से आते हैं वो वेक्टर अगर जिसको अच्छा आता है तो इसको कर लेगा। अब जो पॉइंट ए है ना वहां पे जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज की वैल्यू है -2Q। पॉइंट बी जो है वहां पे जो चार्ज है वो प्लस का है, +2Q। ध्यान रखना ए पे -2Q है, बी पे +2Q है। सी पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है -Q और जो डी पे जो चार्ज है वो जो चार्ज है वो +Q है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी +Q। अब इसका जो सेंटर है स्फीयर, इसका स्क्वायर का जो सेंटर है ओ, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब क्या बहुत सिंपल है, देखो मैं नीचे डायग्राम बनाता हूँ, समझने की कोशिश करो। ओ के रेस्पेक्ट में देखो, ओ के रेस्पेक्ट में -2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो ओ पॉइंट नीचे बना देता हूँ, ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा। उसकी वैल्यू जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2E ले लेता हूँ, ठीक है ना। 2E क्यों ली मैंने, उसका रीजन है कि इस 2Q के बिल्कुल सामने Q है, तो -Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं E मानूंगा, तो 2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मैं उसको 2Q मानूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अब C जो होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगा ना। देखो कोई भी चार्ज होता है ना नेगेटिव, तो नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही आता है, ठीक है ना। और अगर कोई चार्ज होता है ना पॉजिटिव तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है, एरो। ये बेसिक्स हैं, देखो बेसिक्स तो आपको आनी ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ होता है नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो O है, इस पॉइंट पे -Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ट हो जाएगा, उसकी वैल्यू E हो जाएगी, ठीक है।
अब पॉइंट डी के बारे में सोचो। पॉइंट डी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो ओ के रेस्पेक्ट में आउटवर्ड होगा, ओ पे आउटवर्ड होगा। तो पॉइंट डी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा ई, और 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अब ये हमारा एक नया डायग्राम सॉल्व हो गया और एक छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया ये, जिसके अंदर की कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पे निकालना है। तो देखो 2e और e बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, तो 2e और e आमने सामने, तो रिजल्टेंट जो होगा वो e इधर आ जाएगा। जैसे अपन 11 में करते थे ना कि 2 न्यूटन फोर्स है इधर और 1 न्यूटन फोर्स है इधर, 2 न्यूटन इधर है और 1 न्यूटन इधर है, तो रिजल्ट कहाँ जाता था, 1 न्यूटन इधर चला जाता था ना। पार्टिकल को अगर 2 इधर से खींच रहा है, 1 इधर से खींच रहा है, तो पार्टिकल पे 1 न्यूटन का इधर लगेगा। तो सिमिलरली 2e इधर है और e इधर है, तो रिजल्ट e इधर आ जाएगा, और 2e नीचे है और e ऊपर है, तो रिजल्ट जो होगा वो e नीचे आ जाएगा। और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री के 4 एंगल बनेंगे, 360 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वही वेक्टर का फॉर्मूला है, ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू कॉस 90। कॉस 90 जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारे इस फॉर्मूले में जो थर्ड टर्म है ये 0 हो गई। तो ई रिजल्टेंट की वैल्यू जो हुई वो बन जाएगी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √2e, और ये वैल्यू बन जाएगी √2 इंटू ई, और ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी k³ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ। x कौन सा डिस्टेंस है, देखो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हमको ये डिस्टेंस निकालना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 1। तो अपन हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते हैं, क्या हाइपोटेन्यूज होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो √2 हो गया। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, √2, k की वैल्यू रख दो तुम 9 इंटू 10⁻⁹, और q की जो वैल्यू है ना, q की वैल्यू आपको दे रखी है 0.02 माइक्रोकूलम, माइक्रो को -6 मान लो, ये q की वैल्यू है 0.02 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे मैंने q की वैल्यू रख दी अपॉन x का स्क्वायर। x क्या है, √2 इंटू जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मैंने सेंटीमीटर में रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर में और यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर का मीटर कैसे बदलते हैं, इसमें दोनों में 100 में रखना, 100 से डिवाइड मारना पड़ेगा, यानी यहाँ पे बनेगा 100 का बन जाएगा 10⁻⁻², 10⁻²। अब आप एक √2 से √2 कट कर दो और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 2 बन जाएगा 18.18 अपॉन √2 इंटू यहाँ पे बन जाएगा 10⁻⁹, ये बन जाएगा -6, और ये दोनों -2 ऊपर आके बन जाएंगे +4। इसको अब आप सॉल्व कर दो, चाहो तो आप रैशनलाइज करके इस 2 से इस 2 को रैशनलाइज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हो गया है, ठीक है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको खुद को ट्राई करना है, और बचे हुए क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेरे से आप पूछ लेना, मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है।